नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका गोल गुरु अकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। सभी को पता है कि लैब असिस्टेंट की रेगुलर अपनी क्लासेस चल रही है, जो कि एनसीईआरटी पार्ट फर्स्ट ग्रेड है, उसके लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ स्कूली बच्चे जहाँ टीचर वगैरह नहीं है, उनके लिए भी रामबाण औषधि का ये काम करेगी। आप यदि आपके स्कूल में कोई टीचर नहीं है तो अपने यूट्यूब चैनल से आप पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं ज्योग्राफी का। तो देखिए, रेगुलर अपनी क्लासेस चल रही है। आज ये शायद 31वीं या 32वीं क्लास होगी। तो यदि आपने पहले की क्लासें नहीं लिए तो प्ले लिस्ट में जाके आप सारी की सारी क्लासें उनको रीड कीजिए, अच्छे से तैयार कीजिए। और इनके नोट्स यदि आपको प्राप्त करने हैं तो प्ले स्टोर से जाके जो अपना ऐप है गोल गुरु अकेडमी के नाम से, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पर खास बात यह है कि आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज भी शुरू कर दी गई है। 3-4 टेस्ट डाल दिए गए हैं और हमेशा के जो है एक टेस्ट आपके वहाँ पर मिल जाएगा। बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों को तैयारी करनी है, तो टेस्ट सीरीज भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए, भारत की जलवायु पढ़ रहे हैं अपन। एनसीईआरटी कक्षा 11 चल रहा है और वही आपके सिलेबस में दे रखा है, कक्षा 11 और 12 एनसीईआरटी। ठीक है भाई, भौतिक भूगोल, भारत का भूगोल और जो प्रैक्टिकल पार्ट है, इन दोनों क्लासों का ही आपका पूरा का पूरा सिलेबस है। अपन ने शुरुआत में भारत की जलवायु के बारे में जाना, शुरुआती बिंदुओं पर चर्चा करी और ऋतुओं की बात करें तो अपन ने शीत ऋतु पढ़ ली। आज अपन पढ़ेंगे ग्रीष्म ऋतु से। कौन सी ऋतु? ग्रीष्म ऋतु। अरे जब ग्रीष्म ऋतु नाम ही आएगी तो थान ध्यान है कि गर्मी वाला मामलो है। क्या मामला है? गर्मी वाला मामला है। तो अधिकांश भारत का औसत तापमान कितना रहता है? लगभग 30 से 32 डिग्री। वैसे अपन उत्तरी भारत की बात करें, खासकर राजस्थान की, तो इन महीनों में कब की बात है? देखो, ग्रीष्म ऋतु के 4 महीने हैं, मार्च, अप्रैल, मई और जून। मार्च, अप्रैल, मई और जून। सूर्य कर्क रेखा की ओर बढ़ता है और आप सभी को पता है 21 जून को कर्क रेखा पर क्या है? सूर्य सीधा चमकता है। मतलब जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होगा तो अपने उत्तरी गोलार्ध में क्या होगी? ग्रीष्म ऋतु होगी। जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होगा तो अपने शीत ऋतु होगी। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं कोट पहन के यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ। मतलब सूर्य कौन से गोलार्ध में? दक्षिणी गोलार्ध में फिलहाल है। ठीक है भाई, तो ग्रीष्म ऋतु ये 4 महीने माने जाते हैं, खासतौर पे मार्च, अप्रैल, मई और जून। इन महीनों में अधिकांश भारत में 30 से 32 डिग्री तापमान रहता है। एनसीईआरटी की भाषा में दक्कन का पठार, दिन का अधिकतम तापमान कितना हो जाता है? दक्कन का पठार मतलब प्रायद्वीपीय भारत का मध्यवर्ती जो भाग है, वहां पर दिन के तापमान 38 डिग्री के आसपास रहता है। गुजरात, मध्य प्रदेश, यहाँ पर जो है 38 से 43 डिग्री तापमान रहता है। और उत्तर पश्चिमी भारत, मई की बात करें तो उच्चतम तापमान रहता है। मतलब सर्वाधिक तापमान 50 के आसपास राजस्थान का चला जाता है, उससे थोड़ा सा कम गुजरात, मध्य प्रदेश, और उससे थोड़ा सा कम दक्षिणी भारत का जो मध्यवर्ती पार्ट है वहां पर, और दक्षिणी भारत का जो समुद्र वाला पार्ट है, मतलब तटीय वाला भाग है, और हिमालय से जस्ट नीचे वाला पार्ट है। मतलब पूरे संपूर्ण भारत की बात करें तो ये औसत तापमान रहता है। सर्वाधिक तापमान की बात करें तो राजस्थान का रहता है। आगे चले भाई। अब देखो, ग्रीष्म ऋतु दक्षिण भारत में मृदु गर्मी, मतलब है दक्षिणी भारत में ग्रीष्म ऋतु में जो भी है गर्मी कम ही पड़ती है भाई। क्या पड़ती है? कम ही पड़ती है। क्यों? क्योंकि वहां पर जलवायु कैसी है? समकारी जलवायु है। समकारी जलवायु इस कारण है कि यहां पर दिन में क्या चलती है? दिन में चलती है आपके जल समीर। क्या चलती है? जल समीर। रात में क्या चलती है? थल समीर। क्या चलती है? थल समीर। ये जल समीर जो है दिन में पड़ने वाली गर्मी को कम कर देती, क्योंकि ये हवाएं समुद्र से आती है, अरब सागर से आती है, बंगाल की खाड़ी से आती है। मतलब क्या है कि ये दिन में आती है, ये रात में चलती है। इस कारण यहाँ का तापमान सदा एक जैसा ही रखने का प्रयास करती है। इस कारण गर्मी हो या सर्दी, ये दोनों ही कम पड़ती है भाई। तो देखो, दक्षिणी भारत, खासकर यदि बात करें तो प्रायद्वीपीय स्थिति, समुद्र का समकारी प्रभाव। आपको कोई पूछे कि ग्रीष्म ऋतु होने के बावजूद भी दक्षिणी भारत में गर्मी इतनी अधिक क्यों नहीं पड़ती, तो उसका कारण है समकारी प्रभाव या समकारी जलवायु। तापमान देखो कितना, राजस्थान से तो आधा रहता है भाई। तभी लोग गर्मियों में गोवा घूमने जाते हैं ना, गोवा के बीच पे, केरल वाले तट पे। मतलब इस समय तापमान ये रहता है। पश्चिमी घाट की बात करें तो पश्चिमी घाट में तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से भी कम रहता है एनसीईआरटी की भाषा में। वहीं ये तो गर्मियों में दक्षिणी भारत की बात है। अपन बात करें उत्तरी भारत की, उत्तरी भारत में जो है किसका प्रभाव है? महाद्वीपीय जलवायु है, उसका प्रभाव है। मतलब महाद्वीपीय स्थिति मिलती है। यहाँ पर जो है स्थलबद्ध राज्य पाए जाते हैं, इस कारण यहाँ पर ये जलवायु प्रभाव डालती है महाद्वीपीयता वाली। समुद्र से दूर है, इस कारण यहाँ पर गर्मी पड़ती है। तापमान
उधर देखो 26 से 32 रहता है, इधर 38 से 48 रहता है, प्रखर गर्मी पड़ती है भाई। तो इस स्लाइड में आपको क्या समझ में आया कि दक्षिणी भारत जहां पर समकारी जलवायु का प्रभाव है, इस कारण गर्मी कम पड़ती है, ग्रीष्म ऋतु छोटी होती है। वहीं उत्तर भारत में जो है महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु का प्रभाव ज्यादा रहता है, गर्मी स्पष्ट पड़ती है, प्रखर पड़ती है। तटीय भागों में समताप रेखाएं तट के समानांतर उत्तर दक्षिण दिशा में फैली है। इंपॉर्टेंट भाई। अब देखो, ये मान लो तट है, ये पश्चिमी तट है, ये पूर्वी तट है। तटीय भागों में समताप रेखा, समताप रेखाएं वो रेखाएं होती है जो समान तापमान बिंदुओं को मिलाती है या समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने का कार्य करती है। अब देखो होता क्या है, इस ग्रीष्म ऋतु में यहां पर भी तापमान एक समान होगा, यहां पर भी एक समान, यहां पर भी एक समान, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, और इधर भी यही स्थिति है। मतलब इन सभी जगह तापमान एक जैसा रहेगा, तो समान तापमान को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती है? समताप रेखा। अब बताओ इनकी दिशा क्या होगी? उत्तर दक्षिण। ये वाली इनकी दिशा होगी। मतलब ग्रीष्म ऋतु में जो पश्चिमी तट है, इसकी रेखाएं किधर है? ये समताप रेखाएं उत्तर से दक्षिण है भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। ग्रीष्म ऋतु वायुदाब और पवने। अब ग्रीष्म ऋतु में जो है वायुदाब कैसा रहता है? पवने। उत्तरी भारत में अधिक गर्मी और गिरता हुआ वायुदाब। आप सभी को पता है कि उत्तर भारत में जो है ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी पड़ती है और गिरता हुआ वायुदाब। अब आप सभी को पता है कि ये वाला जो पार्ट है, यहां पर गर्मियों में निम्न वायुदाब, क्या? न्यून वायुदाब। न्यून वायुदाब होने के कारण ही ये जो 0 डिग्री है, 0 डिग्री से मतलब दक्षिणी गोलार्ध से आने वाली जो व्यापारिक पवने हैं, इस स्थान को घेरने के लिए, इस न्यून वायुदाब को घेरने के लिए भूमध्य रेखा को पार करके इधर से इधर आती है, इधर से इधर आती है, जो भारतीय मानसून को सर्वाधिक क्या है? आकर्षित करने वाला यही कारक है। मतलब इधर जो है ग्रीष्म ऋतु में वायुदाब क्या होगा? न्यून होगा, गिर जाएगा। अब देखो ITCZ की स्थिति जुलाई में। ITCZ क्या होता है? उष्ण अंतरा अभिसरण क्षेत्र कहलाता है। सिंपल सी भाषा में याद रखना, ITCZ का मतलब होता है व्यापारिक पवनों का आपस में टकराने वाला जो स्थान है, वो क्या कहलाता है? वो ITCZ कहलाता है। अब इसका क्या है? ये एक जगह स्थिर नहीं रहता। जैसे जैसे सूर्य भ्रमण करता है, वैसे ही ये ITCZ है भ्रमण करता है। सूर्य जब उत्तरी गोलार्ध में होगा तो ITCZ की स्थिति कहां हो जाएगी? उत्तरी गोलार्ध में हो जाएगी। जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होगा तो ITCZ की स्थिति कहां हो जाएगी? दक्षिणी गोलार्ध में हो जाएगा। अपन पढ़ रहे हैं ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु पढ़ रहे हैं, तो ITCZ की स्थिति किधर होगी? उत्तरी गोलार्ध में होगी। और उत्तरी गोलार्ध में कहां पर होगी? कर्क रेखा के आसपास, मतलब 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा पर ITCZ की स्थिति होगी। होगा क्या? होगा ये कि यहां पर ग्रीष्म ऋतु होगी तो उत्तर पश्चिमी भारत में न्यून वायुदाब का केंद्र बनेगा। न्यून वायुदाब का केंद्र बनेगा तो हवाएं न्यून वायुदाब से उच्च वायुदाब की ओर नहीं चलती, हवाएं चलती है उच्च वायुदाब से न्यून वायुदाब की ओर। तो ये जो व्यापारिक पवनें हैं ना, इनको आकर्षित करेगी, और इधर वाली जो पवनें हैं ये कमजोर होगी। ये कमजोर होगी तो ये यहां तक ही पहुंच पाएगी, इतने में ये भूमध्य रेखा को क्रॉस करके यहां तक आ जाएगी। मतलब जो पहले 0 डिग्री के आसपास टकरा रही थी, वो अबे 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे टकरा रही है। इस कारण यहां पर जुलाई माह में ITCZ का निर्माण होगा। तो आपको कोई पूछे कि ITCZ कहां बनता है जुलाई माह में, तो जुलाई माह में 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर बनता है। थार मरुस्थल से पटना और छत्तीसगढ़ तक विस्तृत मानसून द्रोणी, तो यहाँ पर जो है ITCZ का निर्माण इस प्रकार से होता है। थार मरुस्थल जो है न्यून वायुदाब का केंद्र रहता है, बिहार का पटना, छत्तीसगढ़, यहाँ पर क्या है? न्यून वायुदाब का केंद्र बनता है, जो कि मानसून को आकर्षित करता है। पवनों की दिशा, पश्चिमी तट, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश में दक्षिणी पश्चिमी मानसून, उत्तरी बंगाल और बिहार में पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी प्रभाव किसका रहता है? पवनों का। अब देखो, देखिए भाई, इस लाइन को समझ लीजिए। पवनों की दिशा, मान लो ये भारत है, ये भारत तो पश्चिमी तट और पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश में दक्षिणी पश्चिमी, ये देखो ये पश्चिमी तट है, तो दक्षिणी पश्चिमी पवनों का प्रभाव रहेगा। और पूरा जो संपूर्ण भारत का जो मानसून है, इसे क्या बोलते हैं? दक्षिणी पश्चिमी मानसून ही बोला जाता है। उत्तरी बंगाल और बिहार में पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी दिशा से हवाएं प्रवेश करती है। तो याद रखना भाई, भारत में जो वर्षा होती है वो कौन से मानसून से? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। ग्रीष्म ऋतु स्थानीय तूफान क्या कहलाता है? लू कहलाता है। दो चीजें होती है भाई, एक तो लू, दूसरी होती है आंधी। क्या होती है? आंधी। आंधी खुद आंधी नहीं होती, आपको अंधा कर देगी, मतलब आपकी आंखों में
धूल झोंक देगी। दो चीजें याद रखना, किसी भी जगह का तापमान जो है बढ़ाती है क्या, लू। लू जहां कहीं भी जाती है तो वहां का तापमान बढ़ा देती है, और आंधी की खासियत है जहां कहीं भी जाती है वहां पर तापमान को घटा देती है। अब बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे सोचेंगे सर ऐसा कैसा, ऐसा इसलिए है कि लू जो होती है वो होती है शुष्क। कैसी होती है, शुष्क होती है। आप सभी ने देखा होगा कि राबड़ी डुआ पावे भाई, बडेरा खाएंगे कि लू चल रही है मतलब चपेट में आ जाओगे, राबड़ी और डुए का सेवन करो, प्याज खाओ, मतलब शुष्क होती है भयंकर, इनमें कोई भी आर्द्रता नहीं होती। आंधी जो है आप सभी को पता है तूफान टाइप की, आंधी तूफान आ गया मतलब ये रेड़ा आएगा। रेड़ा मतलब क्या है, हवा के भयंकर झोंके आएंगे, लेकिन साथ साथ में क्या है, हल्की फुल्की बारिश भी लेके आएंगे। मतलब क्या है, आर्द्रता भरी होगी, तो जहां भी जाएगी वहां पर क्या है, आर्द्रता बखेर देगी, मतलब ये आर्द्र होती है, वहां का तापमान क्या करेगी, गिरा देगी। तो दोनों चीजें याद रखना। लू उत्तरी मैदान में पंजाब से बिहार तक चलने वाली शुष्क गर्म और पीड़ादायक पवन है। आपने कहीं सुना है क्या आज लू आ रही है, हाँ अच्छा आनंद आ गया, मजा आ गया? अरे आरामदायक नहीं है, कैसी है, पीड़ादायक है, याद रखना। और मैंने कहा ना गर्म है, बिल्कुल गर्म है, शुष्क है, इनमें कुछ भी जो है आर्द्रता नहीं है। ये देखो इधर से, इधर से चलती है पंजाब, पंजाब राजस्थान, अपने पंजाब हरियाणा राजस्थान यूपी बिहार यहां तक चलती है भाई। तो ये जो है क्या कहलाती है, लू कहलाती है। विशेषता दोपहर बाद चलती है। सुबह सुबह देखा है कि कभी लू चलते हुए, दोपहर बाद 12 बजे के बाद ही ये चलती है, कभी कभी आधी रात तक चलती है, और शाम तक देखते होगे। और आज तो भाई 8 बज गई 9 बज गई, हाल ही जो है क्या है, गरम गरम हवाएं आ रही है, मतलब आधी रात तक भी चलती है। दिल्ली और पटना के बीच अधिक तीव्र हो जाती है। अब देखो धूल भरी आंधियां, मई में शाम को पंजाब हरियाणा पूर्वी राजस्थान और उत्तर प्रदेश, ये देखो एनसीईआरटी की भाषा है, लेकिन मैं तो कहता हूं पूरे राजस्थान में ही चलती है भाई, पूरे राजस्थान में ही ये आंधियां चलती है, आप सभी को पता है। अब देखो उत्तरी पूर्वी राजस्थान का नाम ले रखा है, लेकिन आपने पढ़ा होगा कि राजस्थान में सर्वाधिक आंधियां कौन से राज्य में, सॉरी कौन से जिले में, गंगानगर जिले में। 27 दिन, साल में 27 दिन यहाँ पर आंधियां चलती है। कौन सा जिला है, गंगानगर। सबसे कम कहाँ पर चलती है, झालावाड़ में, सबसे कम झालावाड़ में। तो याद रखना भाई, मई में शाम को पंजाब हरियाणा पूर्वी राजस्थान और उत्तर प्रदेश में हल्की बारिश और शीतल हवाएं ये लेकर आती है। आपने देखा होगा, कैसे याद रखोगे, अरे बहुत रेयर केस में सुबह आती है, शाम के टाइम आती है। जैसे आप क्रिकेट खेलने जाते हो, जैसे एक पारी का मैच हो जाता है, दूसरी पारी में जब गर्मियों में आप देखते हो ना कि भाई काली कलाइन उमटी, अब बारिश आने वाली है, मतलब वो किसकी होगी, वो आंधियों की होगी। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। आगे देखो ग्रीष्म ऋतु अन्य स्थानीय तूफान को क्या क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट, छाप लेना, यहाँ से सवाल बनेगा बनेगा बनेगा। आम्र वर्षा, अब देखो आम्र वर्षा मतलब आम की वर्षा। केरल और तटीय कर्नाटक में पूर्वी मानसूनी बौछारें, मतलब मानसून से पहले आने वाली ये बौछारें कहां पर है, ये है आपके दक्षिणी भारत, ये है केरल का तट और ये है कर्नाटक का तट। तो केरल और कर्नाटक के तट पर पूर्व मानसून बौछारें आमों को जल्दी पकाने में ये सहायता करती है, इस कारण इसे क्या कहते हैं, इसे आम्र वर्षा कहते हैं, इसे आम्र वर्षा कहते हैं। इस वाले पार्ट में ये आती है। तो मानसून पूर्व की आने वाली बौछारें कर्नाटक और केरल में क्या कहलाती है, आम्र वर्षा कहलाती है, छाप लेना। फूलों की बौछार, ये देखो केरल और निकटवर्ती केहुआ उत्पादक क्षेत्रों में केहुआ के फूल खिलने लगते हैं, मतलब फूलों की बौछार भी कहाँ कहलाती है, केरल में कहलाती है। काल बैसाखी, असम और पश्चिम बंगाल में बैसाख के महीने में, कब है, बैसाख के महीने में। अरे कैसे याद रखोगे, ये मानसून पूर्व है, मानसून पूर्व है क्योंकि आगे जेठ आता है, तो बोलते हैं ना अरे जेठ को तावड़ो, मतलब खूब सारी धूप पड़ती है जेठ में, और जेठ से पहले वैशाख आता है। जब आप बोलते हैं किसी को पानी पिलाते तो कि ज्यादा गर्म होता है इस वैशाख में, क्योंकि बहुत कम ही बारिश देखने को मिलती है। तो जो आपके असम और पश्चिम बंगाल यहाँ पर ये आती है भाई, अच्छी खासी बारिश आती है मानसून से पूर्व वैशाख के महीने में, इस कारण इसे क्या कहते हैं, काल बैसाखी कहते हैं। भयंकर और विनाशकारी वर्षा युक्त पवन है, चाय पटसन और चावल के लिए अच्छी मानी जाती है। आप सभी को पता है कि चाय जो है असम और आपके पश्चिम बंगाल का जो पहाड़ी इलाका दार्जिलिंग वगैरह सिक्किम, यहाँ पर जो है चाय की खेती होती है। पटसन आप सभी को पता है, और चावल, ये वाले जो राज्य है इनकी खेती के लिए अच्छे माने जाते हैं। तो यहाँ से क्या सीखा, यहाँ से ये सीखा कि आम्र वर्षा, मानसून पूर्व आने वाली आम्र वर्षा जो है कहाँ पर आती है, तो वो आती है केरल और कर्नाटक में। फूलों की बौछार कहाँ पर, केरल में। काल वैसाखी कहाँ पर कहते हैं, असम और पश्चिम बंगाल में काल वैसाखी कहते हैं। दक्षिणी पश्चिमी मानसून ऋतु आरंभ, एक बार पानी पी लेता हूं भाई मैं।
दक्षिणी पश्चिमी मानसून याद रखना, ये जो है भारत का दक्षिणी पार्ट है, ये यहां पर 0 डिग्री है, 0 डिग्री है, ये यहां पर कर्क रेखा है, भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है भाई। अब देखो, ये जो मानसून आता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून, भारत में इस दिशा से प्रवेश करता है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, तो इस दिशा से प्रवेश करता है, इसी कारण इसे क्या कहते हैं, दक्षिण पश्चिमी मानसून। भारत में 90% बारिश इसी मानसून की वजह से होती है। मई के महीने में निम्न वायुदाब की दशाएं अधिक गहराने लगती है। जैसे जैसे जो है सूर्य उत्तरायण होता है, सूर्य उत्तरायण होता है, तो ये जो भारत का ये वाला जो इलाका है, यहाँ पर कैसा न्यून वायुदाब का केंद्र बनता है। न्यून वायुदाब की दशाएं जब बनती है तो ये भूमध्य रेखा पार से जो व्यापारिक पवनें हैं, ये क्या करती है कि भाई यहां पर जगह पड़ी है, यहां पर जगह पड़ी है और अपने ओवरलोड हो गया, अपने ओवरलोड हो गया, तो ये ओवरलोड पवनें जो है यहां से गुजरती हुई भूमध्य रेखा को क्रॉस करने के बाद, आप सभी को पता है कोरियोलिस बल के प्रभाव के कारण ये अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेती है, तो इस तरीके से चलती है और इस जगह को घेरने का प्रयास करती है। अब देखो, ये जाते टाइम जो है बीच में क्या है, एक बड़ा सा गड़ा है, गड़ा का मतलब है हिंद महासागर है। हिंद महासागर से ये क्या करती है, ये आर्द्रता ग्रहण करती है, और आर्द्रता ग्रहण करती है और यहां से भारत के तट पर पहुंचती हुई ये अंदर जाती है। देखो, मुख्य वजह तो क्या है, मुख्य वजह तो ये है मानसून को बुलाने की, लेकिन सबसे कम बारिश होती है यहाँ पर, सबसे कम बारिश होती है, और जैसलमेर में मात्र 10 सेंटीमीटर बारिश होती है, और सम एक ऐसा इलाका है जहां बारिश होती नहीं, इस कारण सम के दौरे प्रसिद्ध माने जाते हैं। तो देखो, सबसे पहले मानसून कहां पहुंचता है रे, सबसे पहले मानसून यहां पर पहुंचता है, कौन सी जगह, केरल पर पहुंचता है। कब पहुंचता है, 1 जून को पहुंचता है। ये तो भारत के मुख्य भूमि की बात हो गई, भारत के मुख्य भूमि की बात हो गई। अब बात करें कि संपूर्ण भारत में सबसे पहले कहां पहुंचता है, तो जून से पहले महीना कौन सा आता है, मई आता है, और मई आता है तो मई की कौन सी तारीख है, 25 मई। 25 मई को जो है सबसे पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह में क्या है, ये मानसून पहुंचता है। अब देखो, जून आरंभ, निम्न दाब इतना शक्तिशाली कि हिंद महासागर से दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें आकर्षित होती है। मैंने बता दिया ना, इधर वाली जो व्यापारिक पवनें हैं ये आकर्षित होती है जब अपने यहाँ पर निम्न वायुदाब का केंद्र बनता है। भूमध्य रेखा पार दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें, इधर से आने वाली जो पवनें हैं ये यहाँ पर दक्षिण है, ये पूर्व है, तो इधर से आने के कारण इनको क्या कहते हैं, दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें कहा जाता है। ये देखो, जब निम्न वायुदाब का केंद्र भारत में बनता है तो ये आकर्षित करता है, भूमध्य रेखा को पार करने के बाद ये इधर को हो जाती है, तो दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में प्रवेश कर जाती है। भूमध्य रेखा को पार करने के बाद ये अरब सागर, ये बंगाल की खाड़ी, यहां पर ये दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें प्रवेश कर जाती है भूमध्य रेखा को पार करके। अब होता क्या, आर्द्रता ग्रहण करती है, गर्म समुद्री धाराओं के ऊपर से गुजरकर पर्याप्त आर्द्रता ग्रहण करती है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से, दिशा परिवर्तन, और जैसे ही भूमध्य रेखा को क्रॉस करती है तो दक्षिणी पश्चिमी दिशा में मुड़ जाती है। इसी कारण भारतीय मानसून को क्या कहते हैं, दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहा जाता है। 1 मिनट फोन देना भाई, 1 मिनट, फोन आया कोई। आगे चलिए भाई, मानसून का प्रस्फोट, प्रस्फोट मतलब अचानक फूटना। अचानक आपको ऐसे लगेगा कि इतनी भयंकर बारिश है ना, कम समय के लिए होती है लेकिन भयंकर बारिश होती है, इसी कारण क्या कहते हैं इसे, मानसून का प्रस्फोट। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की ऋतु में वर्षा अचानक आरंभ हो जाती है, जब अचानक आरंभ हो जाती है, देखो प्रस्फोट की विशेषता, प्रचंड गर्जन और बिजली की कड़क के साथ आर्द्र पवनों का अचानक चलना। मतलब ये जो है भारत है, यहाँ पर इस तरीके से काली कलाइन उमड़ती है और अचानक जो है, अचानक कम समय में अधिक बारिश करती है मानसून की शुरुआत में, तो उसे क्या कहते हैं, मानसून का फटना कहते हैं, मानसून का प्रस्फोट कहते हैं। और जैसे ही ये होगा प्रस्फोट, तो तापमान में ऑटोमेटिक आपको पता है कि गिरावट आएगी। मध्य जून से मध्य जुलाई के बीच दिन के तापमान में 5 से 8 डिग्री की गिरावट हो जाती है भाई। मतलब है जब मानसून का प्रस्फोट होगा, बृष्ट होगा, तो मध्य जून से जुलाई, मतलब आप सभी को पता है कि इस समय में
तापमान में गिरावटें होगी। राहत, प्रचंड गर्मी से राहत और कृषि कार्य आरंभ, कहना हड़त्यो कर लियो, तो ये शुरुआत वाली बारिश है भाई। अब देखो मानसून की दो शाखाएं इंपॉर्टेंट है, छाप लेना दिमाग में। दो शाखाएं मैं आपको पढ़ाऊंगा, इनकी 5 उप शाखाएं। ये जो अरब सागर है इसकी एक शाखा ये हो जाएगी, दूसरी शाखा ये, तीसरी शाखा ये। राजस्थान में थोड़ी बहुत अरब सागरीय शाखा से कहीं बारिश होती है तो वो है तीसरी उप शाखा। कौन सी है? तीसरी उप शाखा है, जिसे हिमालयी शाखा भी कहते हैं, क्योंकि ये अरावली के समानांतर आगे हिमालय के पास चली जाती है। ये दूसरी शाखा है जो बिहार तक हल्की फुल्की बारिश करती है। मतलब जो इधर है आपके विंध्याचल, इधर है सतपुड़ा, यहाँ बीच में नर्मदा चलती है, इधर ताप्ती चलती है। नर्मदा और ताप्ती घाटी के ऊपर से ये हवाएं इधर बिहार तक चली जाती है, तो यहाँ पर हल्की फुल्की बारिश करती है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार वाले इलाके में। तीसरी जो है इसे ये पश्चिमी तट से टकराती है, पश्चिमी घाट के इधर बारिश करती है, इधर वाला मामला सूखा रह जाता है। इस कारण इसे क्या कहते हैं? वृष्टि छाया प्रदेश कहा जाता है। देखते हैं इनको अच्छे से। इधर जो दो शाखाएं अपन देखेंगे, बंगाल की खाड़ी की एक और दूसरी शाखा, बंगाल की खाड़ी की दूसरी शाखा से राजस्थान में बारिश होती है, खासकर पूर्वी राजस्थान में। अरब सागर की शाखा देखो, सबसे पहले जो है पश्चिमी तट पर पहुंचती है, पश्चिमी घाट से टकराती है। देखो ये सबसे पहले अरब सागर की शाखा जो है ये पश्चिमी घाट है, तो पश्चिमी तट पर पहुंचती है, इस पश्चिमी तट पर पहुंचती है, पश्चिमी घाट से टकराती है, 3 उपशाखाओं में विभाजित हो जाती है, 1, 2 और 3 उपशाखाओं में ये विभाजित हो जाती है। अब देखो ये समझ में आ गया होगा कि अरब सागर की शाखा को कितनी उपशाखाओं में? 3 उपशाखाओं में। कितनी? 3 उपशाखाओं में। आज कई अभ्यर्थी ऐसे सोच रहे हैं सर थोड़ा जल्दी पढ़ा रहे हो, तो बहुत सारे अभ्यर्थी कहते हैं सर थोड़ा आप धीमे पढ़ा रहे हो, इसलिए हमें थोड़ा सा तेज पढ़ाओ, तो इसलिए आज स्पीड 1.5 की कर दी, 1.25 की कर दी। बंगाल की खाड़ी की शाखा, अब देखो दूसरी शाखा, इसकी 2 उपशाखाएं होती है, पूर्वी तट पर पहुंचती है, ये पूर्वी तट पर पहुंचती है म्यांमार की अराकान योमा। अब देखो हिमालय आप सभी को पता है कि भारत में नंगा पर्वत से नामचा बरुआ के बीच कितने 2500 किलोमीटर फैला हुआ है। यहाँ से ये दक्षिण दिशा में मुड़ जाता है, यहाँ पर नागा की पहाड़ियां, मिजो पहाड़ियां, यहाँ चलती हुई म्यांमार और भारत की सीमा बनाती हुई एक पर्वत श्रृंखला जिसे क्या कहते हैं? अराकान योमा। अराकान योमा ये म्यांमार और भारत के बीच सीमा बनाती है। मुख्य तौर पर ये म्यांमार की पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। पार्ट किसका? हिमालय का ही पार्ट है। तो म्यांमार की अराकान पहाड़ियों से विक्षेपित होती है, विक्षेपित होती है मतलब इनसे टकराने के बाद ये अपना मार्ग छोड़ देती है और 2 उपशाखाओं में विभाजित हो जाती है। मतलब है बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है वो अराकान योमा पर्वत श्रृंखला से टकराकर विक्षेपित हो जाती है और 2 शाखाओं में बंट जाती है। अब देखो यहाँ पर दे रखा है बहुत अच्छी तरीके से, ये भारत का दक्षिणी इलाका है, ये अरब सागर की शाखा 1, ये आपके 2 हो जाएगी और ये 3 हो जाएगी। ठीक है, इधर से ये देखो अराकान योमा है, इससे टकराएगी, एक शाखा इधर चली जाएगी, दूसरी इधर चलाई जाएगी। कुल मिला के भारत में 5 उपशाखाएं प्रवेश करती है, 3 अरब सागर की, 2 बंगाल की खाड़ी की। अरब सागर की शाखा, पहली उपशाखा की बात करेंगे भाई। कौन सी उपशाखा? पहली उपशाखा किसकी? अरब सागर की। पश्चिमी घाट से टकराने वाली शाखा सबसे पहले ये दक्षिणी भारत है, दक्षिण भारत का ये पश्चिमी घाट है, इससे टकराने वाली पहली शाखा। पश्चिमी घाट पर चढ़ाई 900 से 1200 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ती है, तत्काल ठंडी हो जाती है। आप सभी को पता है कि वायुमंडल में जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है, सौर मंडल में तापमान गिरता जाता है, जैसे ही तापमान गिरेगा तो ठंड बढ़ती जाएगी। तो ये देखो पश्चिमी घाट से टकराकर कितनी लगभग 1 किलोमीटर के आसपास ऊपर जाती है। ठीक है, पवना बीमुख की ढाल पर वर्षा, पवना बू की मतलब जो पवनों के सामने वाला ढाल है, यहाँ पर अच्छी बारिश करती है, यहाँ पर अच्छी बारिश करती है। शाहद्री की ढाल, महाराष्ट्र ये वाला पार्ट, कर्नाटक ये वाला पार्ट, ये इसे क्या कहते हैं? पश्चिमी तट वाले इलाके को क्या कहते हैं? शाहद्री कहा जाता है। तो शाहद्री की ढाल और पश्चिमी तटीय मैदान पर 250 से 400 मीटर की भारी वर्षा करती है। मतलब ये जो पश्चिमी तट है यहाँ पर 250 से 400 सेंटीमीटर बारिश होती है, अच्छी बारिश होती है। किससे? किससे होती है भाई? अरब सागर की पहली उपशाखा से। वृष्टि छाया प्रदेश मैंने बता दिया कि पश्चिमी घाट के पूर्व, ये पश्चिमी घाट है, इसके पूर्व वाला ये इलाका है, पश्चिमी घाट के पूर्व पर नीचे उतरकर गर्म होती है, आर्द्रता कम और नाम मात्र की वर्षा। ये पर्वतों के पार क्रॉस करके जब नीचे उतरती है तो इसमें आर्द्रता रहती नहीं, क्योंकि अपनी पूरी आर्द्रता यहाँ पर झाड़ देती है, तो इधर आती है, आती तो है लेकिन कुछ खास काम की नहीं है। यहाँ वृष्टि छाया प्रदेश हो जाता है, मतलब ये आर्द्रता नहीं होती, वर्षा नहीं करती, वर्षा नहीं करती।
तो अरब सागर की पहली उपशाखा जो है आपके समझ में आ गई होगी। इससे पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट के पश्चिमी भागों में बारिश होती है, पूर्वी भाग सूखे रह जाते हैं। आपको सवाल पूछ सकते हैं क्या कारण है, क्या कारण है कि पश्चिमी घाट का पूर्वी पार्ट जो है वृष्टि छाया प्रदेश में आता है। तो आप सिंपल सी भाषा में बताओगे कि अरब सागर से आने वाली पहली उपशाखा जो है ये पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट, पश्चिमी तट के पश्चिमी भाग में जो है खूब सारी बारिश करती है, लेकिन इसको क्रॉस करके जैसे ही पूर्व में प्रवेश करती है तो आर्द्रता खो देती है और वहां पर बारिश नहीं करती, तो वृष्टि छाया प्रदेश में आती है। अरब सागर की शाखा, अन्य उपशाखाओं की बात करें तो दूसरी और तीसरी शाखा की बात करेंगे। तो देखो दूसरी शाखा, ये इधर मैं साथ साथ में बना रहा हूं, वैसे बार बार बनाने पे आपको याद भी हो गया होगा, पता भी चल गया होगा। मुंबई के उत्तर में, मुंबई है यहाँ पर, मुंबई के उत्तर में नर्मदा और ताप्ती नदी की घाटियों से होकर यहाँ पर ये नर्मदा बहती है, इधर ये ताप्ती बहती है, ठीक है। इनकी घाटियों से, घाटियों कैसे, इधर है विंध्याचल पर्वत श्रेणी और यहाँ पर है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, तो इनके बीच में ये घाटी है, मतलब बीच से, घाटियों के बीच से, मतलब पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से नदी जा रही है, तो ऊपर वाला पार्ट तो खाली रहता है ना। ऐसा थोड़ी है कि पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है वहां तक पानी बह रहा है, ऐसा नहीं होता। पर्वत के बीच से यदि नदी बह रही है तो उनके ऊपर वाला पार्ट खाली रहता है, खाली रहता है, तो यहाँ से ये हवाएं प्रवेश कर जाती है, प्रवेश होकर मध्य भारत में वर्षा करती है। आगे ये देखो इधर से मुंबई, मुंबई के उत्तर से निकलती हुई महाराष्ट्र, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश इधर देखो, ये जो है बिहार, उत्तरी छत्तीसगढ़, यहां तक चली जाती है। छोटा नागपुर पठार में 15 सेंटीमीटर बारिश करती है, मतलब छोटा नागपुर के पठार तक ये पहुंचती है, झारखंड तक ये पहुंचती है, 15 सेंटीमीटर यहाँ पर बारिश करती है। गंगा के मैदान में बंगाल की खाड़ी की शाखा से मिलती है। देखो गंगा का मैदान, जो गंगा नदी का निचला मैदान है, यहाँ पर छोटा नागपुर का पठार, झारखंड, बिहार, इस वाले इलाके में ये बंगाल की खाड़ी से आने वाली दूसरी शाखा और इधर से भी ये दूसरी शाखा दोनों आपस में मिल जाती है। अब देखो बात करते हैं तीसरी शाखा की, सौराष्ट्र प्रायद्वीप। सौराष्ट्र प्रायद्वीप जो है ये वाला इलाका है गुजरात का, ठीक है। सौराष्ट्र प्रायद्वीप और कच्छ से टकराती है, अरावली के साथ साथ पश्चिमी राजस्थान को लांघती है। बहुत कम वर्षा पंजाब हरियाणा में बंगाल की खाड़ी की शाखा से मिल जाती है। अब देखो ये तीसरी शाखा जो है, तीसरी शाखा इधर से प्रवेश करती है। आप सभी को पता है कि अरावली इस तरीके से, अरावली इस तरीके से यहां से ये प्रवेश करती है, आगे बढ़ जाती है, क्योंकि अरावली इसके समानांतर है। अरावली इसके समानांतर है, पूछा जा सकता है इस शाखा के बारे में, क्योंकि अरावली वर्तमान में चर्चा में है। क्यों चर्चा में है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था हाल फिलहाल में, और गवर्नमेंट ने अब तो कह दिया है कि अरावली सुरक्षित है। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था कि जो अरावली का 100 मीटर से नीचे वाला पार्ट है उनको पहाड़ों में नहीं माना जाएगा। किसमें नहीं माना जाएगा? पहाड़ों में नहीं माना जाएगा। यहां तक तो ठीक था, लेकिन पर्यावरण मंत्रालय की रिपोर्ट कहती है कि अरावली का 90% जो पार्ट है वो 100 मीटर से नीचा है। मतलब ये था कि अरावली का 90% पार्ट जो है खनन के लिए खोला जा सकता है, उसकी अनुमति दी जा सकती है। तो राजस्थान सहित पंजाब, हरियाणा और गुजरात के युवाओं ने, लोगों ने इसका विरोध किया और सरकार कह रही है कि अरावली सुरक्षित है और खनन के खिलाफ कड़े नियम भी बनाए जाएंगे। तो देखो सौराष्ट्र प्रायद्वीप और कच्छ से टकराती है। ये राजस्थान में बारिश क्यों नहीं करती? क्योंकि अरावली की दिशा इस प्रकार है, ये अरावली के समानांतर चली जाती। यदि ये अरावली की दिशा ऐसे होती तो ये राजस्थान में खूब बारिश करती, लेकिन ये अरावली इस तरीके से है, गुजरात के खेड़ा वर्मा से लेके दिल्ली की राजसेना की पहाड़ी तक 692 किलोमीटर फैली हुई है। राजस्थान में इसकी लंबाई 550 किलोमीटर है, मतलब इसका 80% पार्ट अपने राजस्थान में है। राजस्थान में इसका विस्तार जो है सिरोही से लेके झुंझुनू तक है, ठीक है भाई। तो यहां तक आपके छप गया होगा। सौराष्ट्र प्रायद्वीप और कच्छ से टकराती है, अरावली के साथ साथ पश्चिमी राजस्थान को लांघती है, बहुत कम वर्षा करती है पंजाब, हरियाणा। अब राजस्थान के उत्तर में यहाँ पर एक पड़ोसी राज्य है पंजाब, इधर है हरियाणा, यहाँ पर ये बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है इससे मिल जाती है। आगे चलते हैं, बंगाल की खाड़ी की शाखा। अब देखो ये वाला पार्ट है, इधर से बात करेंगे अपन, इधर से तो म्यांमार के तट और दक्षिणी पूर्वी बांग्लादेश से टकराती है। ये इधर आप सभी को पता है, ये बांग्लादेश है, ये त्रिपुरा है, इस तरीके से ये अराकान योमा है यहां पर, ठीक है। तो म्यांमार के तट से ये टकराती है तथा
दक्षिणी पूर्वी बांग्लादेश से भी टकराती है। ये बांग्लादेश वाला पार्ट है, इसके दक्षिणी पूर्वी भाग से ये टकराती है। अराकान पहाड़ियों का प्रभाव भारतीय उपमहाद्वीप की ओर विक्षेपित हो जाती है। मतलब अराकान योमा पर्वत श्रृंखला से विक्षेपित होकर ये भारत की ओर मुड़ जाती है। कौन सी? बंगाल की खाड़ी की शाखा पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी दिशा में प्रवेश करती है। ये देखो, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी दिशा से प्रवेश करती है। यहां तक आपको कोई नहीं पूछेगा, हो सकता है पूछे तो आप आराम से बता सकते हो कि अराकान योमा जो पर्वत श्रृंखला है ये बंगाल की खाड़ी की शाखा को विक्षेपित करके भारत की ओर बढ़ा देती है। भारत में ये शाखाएं जो है पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। पश्चिम बंगाल में ये दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी इलाके से घुसती है भाई। दो भागों में विभाजित हो जाती है, एक तो हिमालय और दूसरा निम्न तापीय निम्न दाब के प्रभाव से। ये दो भागों में विभाजित हो जाती है। पहला कारण है हिमालय, दूसरा है तापीय निम्न दाब का प्रभाव जो है इसको विक्षेपित कर देता है। बंगाल की खाड़ी की शाखा का विभाजन, पहली उपशाखा दूसरी उपशाखा के बारे में बात करेंगे। गंगा के मैदान के साथ साथ पश्चिम की ओर बढ़ती है, पंजाब के मैदान तक पहुंचती है। ठीक है भाई। पहली उपशाखा जो है, मैंने शायद पिछले बार 2-4 स्लाइड पहले जो है इसको दूसरी शाखा बता दिया था, लेकिन देखो ऐसा होता है, दो शाखाओं के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये दो शाखाएं होती है, पहली और दूसरी। तो पहली उपशाखा गंगा के मैदान के साथ साथ पश्चिम की ओर बढ़ती है, पंजाब के मैदान तक पहुंचती है, और मैंने कहा था कि हिमालयी शाखा जो अरावली के समानांतर बहती है, इससे आकर ये पंजाब हरियाणा में मिल जाती है। दूसरी उपशाखा उत्तर और उत्तर पूर्व में, ये देखो उत्तर की ओर बढ़ती है, उत्तर और उत्तर पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी में बहती है। ब्रह्मपुत्र घाटी में बढ़ती है। आप सभी को पता है कि जब ब्रह्मपुत्र नदी बहती है तो इसके ऊपर वाला इलाका कैसा रहेगा? खाली रहेगा, मतलब वो घाटी का रूप है, तो वहां पर ये प्रवेश कर जाती है। विस्तृत क्षेत्रों में वर्षा गारो और खासी पहाड़ियों से टकराती है। गारो, खासी, जैंतिया, तीन पहाड़ियां हैं, तीनों की तीनों कीपाकार पहाड़ियां हैं। इस तरीके से कीपाकार पहाड़ियां हैं, और तीनों पहाड़ियां है कहां पर? मेघालय में है। कहां पर है? मेघालय में। इसमें बीचली पहाड़ी को याद रखना, दोनों याद रहे या नहीं रहे, वैसे तो तीनों ही रखना है, लेकिन बीच वाली पहाड़ी को याद रखना कि ये है आपके गारो खासी। खासी जो है यहां पर ही आपके कौन सी दो? चेरापूंजी और मासिनराम। मासिनराम ऐसा स्थान जो संसार की सर्वाधिक बारिशें प्राप्त करता है। तो यहां पर जो है बंगाल की दूसरी शाखा से बारिश होती है, और इतनी बारिश होती है कि इतनी बारिश संसार में कहीं पर भी नहीं होती। खासी पहाड़ियों के शिखर पर स्थित मौसिनराम विश्व की सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है। तो छाप लेना, विश्व में सर्वाधिक बारिश कहां होती है? मौसिनराम। कहां पर है? मेघालय में। कौन सी पहाड़ी? खासी पहाड़ी में। तमिलनाडु तट वर्षा ऋतु में शुष्क क्यों? अब देखो, पूरे भारत में बारिश हो रही है, लेकिन बेचारा कोरामंडल जो तट है वो कोरा रह जाता है, मतलब सूखा रह जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी की मानसून पवनों के समानांतर है। ये देखो, ये दक्षिणी भारत और ये आपका तमिलनाडु। इस प्रकार से, इस प्रकार से तमिलनाडु, इस प्रकार से ये तमिलनाडु। ठीक है भाई। ये क्या है? बंगाल की खाड़ी वाली शाखा के क्या है? समानांतर है, मतलब बंगाल की खाड़ी की शाखाएं इस प्रकार से आगे निकल जाती है। तो पहला कारण तो हो गया ये। दूसरा, ये दक्षिणी पश्चिमी मानसूनों की अरब सागरी शाखा के वृष्टि छाया प्रदेश में आ जाता है। अरे ना बेचारा इधर से बारिश प्राप्त कर रहा है ना इधर से, क्योंकि इधर पश्चिमी घाट है, इधर वाली जो शाखा है यहां तक तो बारिश कर देती है, लेकिन इधर जब आती है तो बिना पानी के आती है, मतलब उसमें आर्द्रता नहीं होती। इस कारण ये तमिलनाडु वाला तट जो है बिल्कुल सूखा रह जाता है वर्षा ऋतु में। तो कई बोलेंगे सर यहाँ पे बारिश होती नहीं, क्या होती है? कब होती है वो आगे बताएंगे। इसलिए तमिलनाडु को अक्टूबर नवंबर में लौटती हुई मानसून से वर्षा प्राप्त होती है। अब जब सितंबर में मानसून वापस लौटने लगता है तो इधर से इस तरीके से आता है, इस तरीके से जो है ये मानसून आता है, और लौटते हुए मानसून से जो हवाएं आती है ये बंगाल की खाड़ी वाला जो इलाका है, बंगाल की खाड़ी वाला जो इलाका है यहाँ से आर्द्रता ग्रहण करती है, आर्द्रता ग्रहण करती है, और इधर घुसती हुई ये कहां पर? पूरे तमिलनाडु वाले तट और दक्षिणी आंध्र प्रदेश मतलब कोरोमंडल तट पर बारिश करती है। तो आपको पूछ सकते हैं लौटते हुए मानसून से भारत में कहां बारिश होती है? तमिलनाडु में होती है। इस तट को क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट को कहते हैं। केरल वाला तट मालाबार कहलाता है। आगे देखिए भाई, मानसून निवर्तन की ऋतु। निवर्तन मतलब होता है निपटना, निपटना मतलब लौटना। ठीक है। तो ये समय कब होता है? ये होता है आपके अक्टूबर से नवंबर। अब देखो, मैंने मार्च अप्रैल मई जून, मतलब मार्च से लेके अक्टूबर तक की यात्रा, नवंबर तक की यात्रा आपको करवाती है। इससे पहले मैंने
नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी की आपको यात्रा वैसे करवा दी जब मैंने क्या पढ़ाया, शीत ऋतु पढ़ाया। अब जो कुछ भी यात्राएं हैं वो इस स्लाइड के बाद में आपकी सारी कंप्लीट हो जाएगी। अक्टूबर नवंबर सूर्य के दक्षिणायन होने की स्थिति आप सभी को पता है कि सितंबर के बाद ये सूर्य कहाँ चला जाता है, दक्षिणी गोलार्ध में। होता असलियत में यह है कि सूर्य कहीं भी नहीं खिसकता। पृथ्वी क्या है, पृथ्वी घूमती रहती है। जब वह परिक्रमण करती है, सूर्य के चारों ओर गति करना क्या कहलाता है, परिक्रमण कहलाता है। और पृथ्वी अपने अक्ष पर जब पश्चिम से पूर्व घूमती है वामावर्त स्थिति में, उसे क्या कहते हैं, परिभ्रमण। अब कैसे याद रखोगे, परिभ्रमण मतलब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है और हमेशा घूमती है। तो आदमी भी तो घूमता है, सुबह सुबह भ्रमण करता है ना। परि मतलब चारों ओर भ्रमण करना, अपने ही अक्ष पर चारों ओर घूमना परिभ्रमण कहलाता है। जब सूर्य के चारों ओर घूमती है तो परिक्रमण कहलाता है। अब देखो, अब होता क्या है, जैसे ही सितंबर के बाद में सूर्य किधर हो जाता है, दक्षिणी गोलार्ध में। मतलब क्या है, जो 23.5 डिग्री झुकी हुई है पृथ्वी, उसका कौन सा पार्ट, दक्षिण वाला पार्ट है, सूर्य के ज्यादा नजदीक आ जाता है। सितंबर अंत गंगा के मैदान पर निम्न वायुदाब की द्रोणी दक्षिण की ओर खिसकना प्रारंभ कर देती है। मतलब निम्न वायुदाब का केंद्र भारत के मध्यवर्ती मैदान में बन जाता है। सितंबर अंत राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी गंगा मैदान से निवर्तन। मतलब सितंबर तक उत्तर भारत से मानसून लौट जाता है। पानी पी लेता हूं भाई एक बार। उत्तर भारत से सितंबर तक मानसून लौट जाता है। अब देखो, सितंबर का पहला सप्ताह पश्चिमी राजस्थान से मानसून लौटना प्रारंभ करता है। एक बात याद रखना, सबसे लेट कहाँ आता है मानसून, आपके राजस्थान में आता है। सबसे पहले लौटता भी कहाँ से, राजस्थान से लौटता है। जैसलमेर में सबसे लास्ट में आता है और सबसे पहले जाता है। मतलब आता ही लास्ट में, जाता ही सबसे पहले। तो सितंबर के पहला सप्ताह से पश्चिमी राजस्थान से, मतलब भारत के उत्तर पश्चिमी भाग से मानसून लौटना प्रारंभ हो जाता है। कब, सितंबर का पहला सप्ताह। दिसंबर के मध्य प्रायद्वीप से पूरी तरीके से निवर्तन। अब देखो, सितंबर के पहले सप्ताह से लेके दिसंबर मध्य तक, ये एनसीईआरटी की भाषा है, मेरी नहीं है भाई। मतलब शुरुआत कब होती है मानसून निवर्तन की, सितंबर के पहले सप्ताह से। कहां से, राजस्थान से। और पूरे प्रायद्वीपीय भारत से, मतलब संपूर्ण भारत से इस मानसून को निपटने में मध्य दिसंबर आ जाता है। ठीक है, यहां तक कंप्लीट है। आगे देखो, मानसून निवर्तन मौसम की विशेषता। एक मिनट, सूर्य तेजा नंबर एक बात करेगी। मानसून निवर्तन, मानसून की विशेषता की बात करें, निवर्तन मतलब जब मानसून लौटता है तो पीछे से क्या होता है, आकाश और तापमान की बात करें तो आकाश कैसा हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है। मानसून निवर्तन की स्थिति में आकाश कैसा हो जाता है, साफ सुथरा हो जाता है, तापमान बढ़ने लगता है, जमीन में अभी भी नमी रहती है। मतलब जैसे ही जो है ये लौटने लगता है तो एक बार जो है तापमान बढ़ता है, जिसे क्या कहते हैं, कार्तिक हिट कहा जाता है। क्या कहते हैं, कार्तिक हिट कहा जाता है। तो यहाँ पर तापमान एक बार बढ़ने लगता है, जमीन में अभी भी नमी है। और आप सभी को पता है कि जमीन आग का गोला थी। जैसे जैसे पानी गिरेगा, जैसे जलता हुआ तवा जो है उस पर पानी गिराओगे तो भाप निकलेगी। तो जैसे जैसे बारिश होती है इस पृथ्वी पर, हल्की हल्की उमस आती है। मतलब पृथ्वी अभी भी ठंडी हो रही है। जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना अपन ने पढ़ी थी तो बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको बताया था। कार्तिक मास की उष्मा, उच्च तापमान आर्द्रता से मौसम कष्टकारी। अक्टूबर उत्तरार्ध में तापमान तेजी से गिरता है। अब देखो, अक्टूबर जैसे ही उतरने लगता है तो तापमान अचानक जो है गिरने लगता है, ठंड बढ़नी शुरू हो जाती है। जैसे ही दीपावली आती है तो दीपावली के अगले 2-4 दिन में कौन सी, देवउठनी ग्यारस आती है। तो देवउठनी ग्यारस को जो सावे होते हैं, तो आप सभी को पता है उस समय अधिकतर लोग कोट निकाल लेते हैं, अपने कोट निकाल लेते हैं। मतलब क्या है, तापमान तेजी से गिरता है और क्या आ जाती है, सर्दी आ जाती है। तो कार्तिक मास की उष्मा, ये वो समय है दीपावली के आसपास। दीपावली कब आती है, कार्तिक अमावस्या को आती है ना, कार्तिक अमावस्या को आती है। मतलब कब है, मध्य कार्तिक के समय। और उसी समय जो है लौटता हुआ मानसून जब है, पृथ्वी के अंदर से क्या निकलती है, भाप निकलती है, उष्मा निकलती है, तो हल्का सा तापमान बढ़ता है, आर्द्रता रहती है थोड़ी थोड़ी जमीन में। इस कारण मौसम कैसा होता है, बहुत थोड़ा कष्टकारी होता है। खासकर बूढ़े लोगों के लिए ये मौसम जो है ऐसे अलग ही प्रकार का बिहेव करता है भाई। तो मतलब क्या समझ में आया कि मानसून निवर्तन, आकाश जो है तापमान एकदम साफ रहता है, तापमान एक बार बढ़ता है फिर धीरे धीरे गिरने लगता है, जमीन में अभी भी नमी रहती है। मतलब मौसम कैसा रहता है, कष्टकारी रहता है।
आपको पूछेंगे कार्तिक मास की ऊष्मा क्या है। तो जैसे ही मानसून निवर्तन होता है, मानसून लौटता है, उस समय पृथ्वी के अंदर से जो भाप निकलती है और ऐसे चिपचिपा सा जो मौसम होता है, उसे ही क्या कहते हैं, कार्तिक हिट कहा जाता है। मतलब लौटते हुए मानसून के दौरान कष्टकारी मौसम क्या कहलाता है, कार्तिक मास की उष्मा। उत्तरी भारत मौसम सूखा होता है। जैसे ही मानसून लौटता है तो सिंपल सी बात है, मानसून मौसम कैसा होगा, सूखा होगा। प्रायद्वीप के पूर्वी भाग, मैंने बता दिया, यहाँ पर वर्षा होती है लौटते हुए मानसून से, क्योंकि ये लौटती हुई हवाएं बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करती है और तमिलनाडु के कौन सा तट, कोरोमंडल के तट पर अक्टूबर और नवंबर में बारिश करती है। ठीक है, यहां तक कंप्लीट है। आगे चलते हैं, मानसून निवर्तन, चक्रवात और वर्षा। अब देखो, इस ऋतु की व्यापक जो है वर्षा का संबंध चक्रवाती अवदापु है। उत्पत्ति लौटते हुए मानसून से जो है क्या होता है, लौटती हुई हवाएं चक्रवात का रूप धारण कर लेती है। तो ये जो है अंडमान समुद्र में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात पैदा होते हैं। आप सभी को पता है कि ये वाला पार्ट किसमें आता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। तो इस वाले पार्ट में जो भी चक्रवात आएंगे उन्हें क्या कहेंगे, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो मानसून निवर्तन के समय बंगाल की खाड़ी में जो है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं। मार्ग जो है दक्षिणी प्रायद्वीप के पूर्वी तट को पार करते हैं। ये दक्षिणी प्रायद्वीप का पूर्वी तट है, इसको पार करते हैं। प्रभावित मतलब गोदावरी, कृष्णा और कावेरी सहित अन्य नदियों का जो डेल्टाई क्षेत्र है ना, वहां पर ये लौटता हुआ मानसून बारिश करता है, ये चक्रवातीय बारिश होती है। ये गोदावरी, ये कृष्णा, ये कावेरी, इधर से महानदी, महानदी तो थोड़ी ऊपर रह जाती है, लेकिन ये वाले जो डेल्टा क्षेत्र है यहाँ पर खूब सारी बारिश होती है। परिणाम अत्यंत विनाशकारी होते हैं, हर साल आपदा का सामना करना पड़ता है। कोरोमंडल तट पर जो है अधिक वर्षा होती है। आगे देखो, भारत की परंपरागत ऋतुएं, 6 ऋतुएं कौन सी है, 6 ऋतुएं। 6 ऋतुएं अपन यहाँ पर जनवरी फरवरी ये नहीं पढ़ेंगे। अपन ये जो ऋतुएं हैं, 6 ऋतुएं, उनको चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादो असोज कार्तिक मिंग सिर माह फागण के हिसाब से पढ़ेंगे। आरबी आज देखो भाई, थोड़ा कोई काम है इसलिए बार बार कॉल आ रहे हैं। फिर भी मैंने सोचा कि जो है बच्चों की क्लास डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, फिर भी मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए क्लास। धन्यवाद तो बनता है, कमेंट कर देना भाई। भारत की परंपराएं 6 ऋतुएं, अपन चैत वैशाख जेठ से पढ़ेंगे। बस ये मार्च अप्रैल को भूल जाओ, क्योंकि आप सभी को पता है चैत्र जब भी लगता है नया साल आप मनाते हो, वो 22 या 23 मार्च को आता है। तो इतना तो आपको पता ही हो गया होगा, इतना तो पता ही हो गया होगा कि जब चैत आता है तो इधर से मार्च आता है। तो आपको चैत वैशाख मतलब 2 महीने, जेठ आषाढ़ मतलब 2 महीने, माघ फागुन मतलब 2 महीने, सावन भादो मतलब 2 महीने, माघ और पौष मतलब 2 महीने, अश्विन और कार्तिक मतलब है 2 महीने। ये वाला सिस्टम है, ये आपको याद रखना है। अब देखो बसंत ऋतु, एक एक करके अपन इस तरीके से चलेंगे, इस तरीके से अपन घड़ी की दिशा में चलेंगे, घड़ी की दिशा में चलेंगे। देखो भाई, बहुत अच्छी तरीके से छाप लेना दिमाग में, क्योंकि एनसीईआरटी में अलग से ऐसा डिब्बा बना के ये 6 ऋतुएं दी गई है। सबसे पहले बात करते हैं बसंत ऋतु की। अरे बसंत का महीना, फूल खिलते हैं, फूल खिलते हैं चैत्र और वैशाख। तो चैत्र और वैशाख का महीना, बे फॉर बैसाख, बे फॉर बसंत। चैत्र वैशाख मतलब कौन सा, बसंत। मार्च और अप्रैल का महीना बसंत का महीना कहलाते हैं, बसंत ऋतु ये कहलाती है। उसके बाद क्या ना, जेठ को तावड़ो पड़े भाई, जेठ और आषाढ़, जेठ का तावड़ा आषाढ़ सूखा, मतलब जेठ और आषाढ़ कौन सी ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। कब आती है, मई और जून, मई और जून। उसके बाद जैसे ही ग्रीष्म ऋतु जाती है, जून के बाद में मैंने कहा ना, जून के बाद में दक्षिणी भारत में मानसून प्रवेश कर जाता है। लेकिन ये सावन और भादवा, बोलते हैं ना कि भाई सावन की झड़ी लगी है, मतलब बारिश रुक ही नहीं रही। तो सावन और भादवा ये कौन सी ऋतु है, वर्षा ऋतु, और ये जुलाई और अगस्त का समय। जैसे ही वर्षा ऋतु गई तो शीत ऋतु थोड़ी आई सीधी। कौन सी ऋतु आई रे, शरद ऋतु आई। मतलब आसोज और काती लौटते हुए मानसून वाला टाइम है ये शरद ऋतु। कौन सी ऋतु, शरद ऋतु, सितंबर और अक्टूबर के महीनों में, सितंबर और अक्टूबर के महीने में। उसके बाद हेमंत, कौन सी, हेमंत ऋतु, मतलब मार्क्सिस और पौष। हेमंत नाम का लड़का याद रखना, मार्क्स, माँ फॉर मार्क्सिस, माँ पापा, पाप और पौष, मार्क्सिस और पौष, नवंबर दिसंबर हेमंत ऋतु। शिशिर,
अरे जब सर्दी लगती है तो शी 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 ठिठुरने लगते हो, ये ठिठुरने वाली सी पड़ने वाली, हमारे मारवाड़ी में कहते सी पड़े भाई, मतलब सर्दी को कहते हैं सी पड़े। तो ये सी पड़ने वाली मतलब है माघ और फाल्गुन। जैसे ही फाल्गुन में क्या आती है, होली आती है, उसके बाद ही वापस ये वाला मामला शुरू हो जाता है। सबसे पहले क्या याद रखोगे हिंदी के महीने? सबसे पहले बसंत ऋतु। बसंत मतलब फूल खिले, उसके बाद वो फूल जड़े। कब जड़े? इसी समय जड़े, ग्रीष्म ऋतु में। जैसे ही ग्रीष्म ऋतु गई उसके बाद बारिश होना शुरू हो गई, मतलब वर्षा ऋतु आई। वर्षा ऋतु के बाद जैसे ही मानसून लौटने लगा तो जो है हल्की हल्की सर्दी शुरू हुई, मतलब शरद ऋतु शुरू हुई। उसके बाद हेमंत ऋतु आई। हेमंत के बाद में शिशिर, मतलब भयंकर सर्दी वाली। तो बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर, ये 6 परंपरागत ऋतुएं हैं। याद रखना इनके महीने भी। ये व्यवस्था उत्तरी और मध्य भारत में ही प्रचलित है, दक्षिण भारत में भिन्नता पाई जाती है, इनका ज्यादा वो बोलबाला नहीं है, क्योंकि स्पष्ट ऋतु प्रभाव उत्तरी भारत में ही नजर आएगा, दक्षिण भारत में नहीं नजर आएगा। वर्षा का वितरण छाप लेना भाई, छाप लेना। भारत में औसत वार्षिक वर्षा लगभग कितनी है? 125 सेंटीमीटर है। कितनी है? 125 सेंटीमीटर। लेकिन इसमें भिन्नता पाई जाती है, कहीं पर 200 सेंटीमीटर से अधिक है, कहीं पर 100 से 200 सेंटीमीटर है, कहीं पर 50 से 100 है, कहीं पर 50 से कम है। अब ऐसे स्थान बताता हूं जहां पर अधिक बारिश होती है। भारत में अधिक बारिश होती है तो एक तो पश्चिमी तट का, पश्चिमी घाट का पश्चिमी तट, ये पश्चिमी घाट है, इसका ये पश्चिमी तट जो है, ये कितनी बारिश है? 200 सेंटीमीटर प्लस बारिश प्राप्त करता है। उसके बाद उत्तर पूर्व के उप हिमालय क्षेत्र, मतलब ये उत्तर पूर्व वाला जो पार्ट है इसका, हिमालय से ये निचला वाला पार्ट है, कौन सा? ये वाला पार्ट, ये भी कितनी? 200 प्लस बारिश प्राप्त करता है। मेघालय की पहाड़ियां आप सभी को पता है, यहाँ पर भी 200 प्लस से जो है क्या होती है? बारिश होती है। खासी और जयंतिया पहाड़ियों में 1000 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है भाई। तो पश्चिमी घाट का पश्चिमी तट, उत्तर पूर्व के हिमालय उपक्षेत्र और मेघालय की पहाड़ियां, यहां पर कितनी होती है बारिश? 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। छाप लिया दिमाग में? 3 जगह याद रखना, 3 जगह याद रखोगे। कौन सा? उत्तर पूर्वी उप हिमालय, पश्चिमी घाट का पश्चिमी तट, क्योंकि पूर्वी तट में तो क्या है? वृष्टि छाया प्रदेश में आता है वो। और तीसरा इलाका कौन सा हो गया रे? तीसरा इलाका कौन सा होगा? मेघालय की पहाड़ियां। और चौथा यदि आपको कोई पूछे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मेरी ओर से छाप लेना। अब देखो 100 से 200, मतलब इससे थोड़ी कम बारिश कहां पर होती है? तो आप सभी को पता है कि यहाँ पर गुजरात है, गुजरात का ये दक्षिणी पार्ट है, यहाँ पर, क्योंकि ये पश्चिमी तट वाला इलाका है, यहाँ पर 100 से 200 सेंटीमीटर बारिश होती है। पूर्वी तमिलनाडु, अरे देखो वर्षा ऋतु में भले ही ये सूखा रह जाता है, लेकिन लौटता हुआ मानसून जो है यहाँ पर अच्छी खासी बारिश करता है, 100 से 200 सेंटीमीटर। उड़ीसा, ये वाला पार्ट, ये उड़ीसा, यहाँ पर भी क्या 200 सेंटीमीटर, 100 से 200 सेंटीमीटर बारिश होती है। उत्तरी पूर्वी प्रायद्वीप, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, यहाँ पर भी 100 से 200 में सेंटीमीटर बारिश होती है। झारखंड, बिहार, ये वाला आ ही गया इसमें ऑलरेडी। पूर्वी मध्य प्रदेश, यहाँ तक जो है ये आता है भाई। उप हिमालय के साथ गंगा का उत्तरी मैदान, हिमालय के शिवालिक पहाड़ियों के जस्ट नीचे वाला पार्ट है, वहां पर 100 से 200 सेंटीमीटर बारिश होती है। मतलब दक्षिणी गुजरात, पूर्वी तमिलनाडु, उड़ीसा, उत्तरी पूर्वी प्रायद्वीप जिसमें झारखंड और बिहार दोनों आ जाएंगे, पूर्वी मध्य प्रदेश वाला पार्ट आ जाएगा, और शिवालिक पहाड़ियों के नीचे गंगा का मैदान। अब देखो 50 से 100 सेंटीमीटर बारिश। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मतलब बात करोगे तो पूर्वी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश है, इसका पश्चिमी वाला पार्ट और राजस्थान का पूर्व वाला पार्ट, मतलब 50 से 100 सेंटीमीटर बारिश। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली आ गया, पंजाब आ गया, हरियाणा आ गया और पश्चिमी उत्तर प्रदेश आ गया, मतलब यहाँ पर 50 से 100 सेंटीमीटर बारिश होती है। जम्मू कश्मीर, नाम सुनने में आपको लगेगा कि खूब बारिश होती है, लेकिन इतनी नहीं होती, 50 से 100 सेंटीमीटर होती है। पूर्वी राजस्थान आ ही गया, मैंने बता दिया। गुजरात, दक्षिणी गुजरात में 100 से 200 सेंटीमीटर होती है, बाकी में तो अपने जैसा ही हाल है भाई। कितनी? 50 से 100 सेंटीमीटर होती है। दक्कन का पठार जो है, ये वाला पार्ट, यहाँ पर भी कितनी होती है? 50 से 100 सेंटीमीटर बारिश होती है। अब अपर्याप्त वर्षा बताने की जरूरत है क्या? बताने की जरूरत है क्या? अरे ये वाला तो आप सभी को पता है, यहाँ पर 50 से कम होती है,
अब देखो आंध्र प्रदेश वृष्टि छाया प्रदेश में, कर्नाटक का पूर्वी भाग वृष्टि छाया प्रदेश में, महाराष्ट्र के कुछ भाग, क्योंकि अधिकतर में तो होती है, जैसे कौन सा पुणे वाला पार्ट है ना, यहाँ पर जो है कम बारिश होती है। लद्दाख एकदम सूखा पार्ट कहलाता है, मतलब भारत का कौन सा शीत मरुस्थल। तो ये आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटक। आप यहाँ कंफ्यूज होते हो, पूर्वी कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, पश्चिमी आंध्र प्रदेश, पूर्वी कर्नाटक, मतलब ये बीच वाला पार्ट, बीच वाला पार्ट जहां पर 50 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। महाराष्ट्र के कुछ इलाके जहां पर 50 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। ये ऊपर वाला पार्ट आप बात करोगे तो लद्दाख, यहाँ पर भी 50 सेंटीमीटर से कम, और पश्चिमी राजस्थान तो आप सभी को पता ही है। आगे देखो वर्षा वितरण का मानचित्र, ये मैंने बता दिया आपको, सर्वाधिक वर्षा। देखो सर्वाधिक वर्षा यहाँ पर हो रही है पश्चिमी घाट के पश्चिमी तट पर। ये देखो इधर वाला पार्ट, यहाँ पर बारिश हो रही है। ये इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया है, ये पूरा चार्ट दे रखा है, जब आप नोट्स देखोगे तो उसमें अच्छे से डिफाइन कर लेना, मिल जाएगा। मानसून और भारत का आर्थिक जीवन, देखो मानसून वह दूरी है जिस पर समस्त भारतीय जीवन चक्र घूमता है, क्योंकि कृषि जो है मानसून का जुआ कहलाती है। और भारत का मूल आधार क्या है? कृषि है। यहाँ की जनता का मुख्य संसाधन, सॉरी जो आय का साधन है वो क्या है? कृषि है। भारत की 64% जनसंख्या भरण पोषण के लिए खेती पर निर्भर है। तो भारत में कितने प्रतिशत लोग खेती करते हैं? 64% खेती करते हैं, सारा साल खेती करते हैं, सिंपल सी बात है। फसलों की विविधता, यहाँ पर जलवायु की क्षेत्रीय भिन्नता के कारण नाना प्रकार की फसलें उगाई जाती है। मानसून का आर्थिक प्रभाव, वर्षा की परिवर्तनीयता, देश के कुछ भागों में सूखा, कहीं पर बाढ़। आप सभी को पता है, ये फैक्ट याद में रखना भाई, वर्षा की अनियमितता और परिवर्तनशीलता भी पाई जाती है, कहीं पर अधिक बारिश, कहीं पर बहुत कम। कृषि की समृद्धि, वर्षा के सही समय पर आने पर यह होगी। मृदा अपरदन, मानसून का अचानक प्रकोष्ठ के साथ देश के व्यापक क्षेत्रों में मृदा का अपरदन बड़ी समस्या है। शीतकालीन वर्षा, पश्चिमी विक्षोभ से, जो आपके इधर कौन सा है, ये आपके भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर से उठने वाले चक्रवात ये भारत में इधर से प्रवेश करती है, इधर से भूमध्य सागर से निकलने के बाद ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से होते हुए भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में पहुंचते हैं और शीत ऋतु में वर्षा करते हैं। और भारत की जो है 10% जो वर्षा होती है इसी से होती है भाई। उत्तर भारत में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों द्वारा होने वाली वर्षा जो रबी की फसलों के लिए अत्यंत लाभकारी है, इसे क्या कहते हैं? गोल्डन ड्रॉप कहा जाता है। रबी की फसल के लिए सोने की बूंदे कहा जाता है। मानसून का सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव क्या पड़ता है? भोजन, वस्त्र, आवास सभी पर पड़ता है भाई। अब देखो भूमंडलीय तपन, भूमंडलीय तपन का मतलब क्या है? भू भू यानी भूमि, मंडल इसके चारों ओर का क्षेत्र, तपन मतलब ताप, ग्लोबल वार्मिंग जिसे आप इंग्लिश में बोलते हो। ठीक है, कई साथी बोलते हैं सर हमें इंग्लिश नहीं आती। भूमंडलीय तपन आपको आता नहीं होगा, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग आपने 50-100 बार तो सुना ही होगा। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, जलवायु में भी भूतकाल में भूमंडलीय और स्थानीय स्तर पर परिवर्तन देखने को मिले। प्राकृतिक कारक, भूमंडलीय तपन के प्राकृतिक कारक क्या है? भूवैज्ञानिक साक्ष्य बताते हैं कि एक समय पृथ्वी के विशाल भाग बर्फ से ढके हुए थे। बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण, भूमंडलीय वायुमंडल में प्रदूषणकारी गैसों की वृद्धि। अब देखो दोनों चीजें देखो, भूमंडलीय तपन बहुत सारे प्राकृतिक कारण है जिसकी वजह से इस पृथ्वी में क्या है? तापमान बढ़ा है। भूमंडलीय तपन में प्राकृतिक कारक भी योगदान देते हैं। मानवीय कारक, बहुत सारे उद्योग धंधे लगे हैं औद्योगिक क्रांति के बाद। जब यूरोप में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होती है उसके बाद उद्योग धंधे लगाए जाते हैं बड़ी मात्रा में। और भारत में आप सभी को पता है कौन सी पंचवर्षीय योजना, दूसरी थी क्या? दूसरी और तीसरी में खूब सारे उद्योग धंधे लगे थे, मतलब औद्योगिकरण। वायुमंडल में प्रदर्शनकारी गैस कौन सी? CFC, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 जिसे अपन बोलते हैं, ऐसी गैसें जो है मानव ने अपने क्रियाकलापों से छोड़ी, जिसके कारण इस पृथ्वी पर क्या है? तापमान में वृद्धि हुई। वर्तमान स्थिति विश्व के तापमान में काफी वृद्धि हो रही है, जो क्या है? चिंता का विषय है। अब देखो ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है? ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है? मतलब है इस भूमि का धीरे धीरे एक आग का गोला वापिस बनने वाली कहानी लिख देगा भाई ग्लोबल वार्मिंग। हरित गृह प्रभाव, हरित गृह प्रभाव को देखते हैं भाई। हरित गृह गैस से वायुमंडल में दीर्घ तरंगी विकिरणों का अवशोषण करती है और पृथ्वी का तापमान बढ़ाती है। अब देखो हरित गृह प्रभाव क्या है? ये गैस है, ये मान लो पृथ्वी है, आप गैसों का उत्सर्जन कर रहे हैं, CFC, कार्बन डाइऑक्साइड, ये इस तरीके से अपने वायुमंडल में जाकर फैल जाती है, मतलब एक घेरा बना लेती है। अब इनकी विशेषता क्या है? सूर्य से आने वाली सौर विकिरणों को तो ये पृथ्वी पर आने देती है, लेकिन इस पृथ्वी से टकरा के जो पार्थिव विकिरणें वापिस ऊपर जाती है, इनको ये पार नहीं होने देती। मतलब ये पार्थिव विकिरणें यहीं घूमती है,
यही घूमती है, पृथ्वी के वायुमंडल को एकदम गर्म करती है। कैसे करती है? बहुत सारे अभ्यर्थी बोलेंगे सर इसे सरल भाषा में समझाओ, तो सरल भाषा में ऐसे ही समझाऊंगा। गाड़ी लेना, गाड़ी लेना, गाड़ी को धूप में खड़ी करना, घंटे 2 घंटे धूप में खड़ी करके आप अंदर जाना, कहीं अपना काम वाम निपटा के वापस आना। मई जून का महीना यदि अच्छा उदाहरण देखना है तो उसमें लेना। और जैसे ही आप अंदर प्रवेश करोगे तो अंदर से ऐसे लगेगा अरे एसी चलाओ एसी चलाओ, अरे जीव निकला भाई, जीव निकले। तो वो जीव निकलने वाली स्थिति क्या है? वो तो सिर्फ एक गाड़ी की कहानी है। ठीक वैसे ही जैसे अब देखो वो गाड़ी का कांच क्या है, सूर्य से आने वाली किरणों को तो अंदर प्रवेश करने देता है, लेकिन जो गाड़ी से टकरा के वापस किरणें बाहर निकलनी होती है वो नहीं निकल पाती, अंदर ही अंदर घूमती है, अंदर का माहौल अलग बना देती है। ठीक है भाई, वही क्या हरित गृह प्रभाव है। कार्बन डाइऑक्साइड, जीवाश्म ईंधनों के जलने से वायुमंडल में इस गैस की मात्रा क्रमशः बढ़ रही है, मुख्य चिंता का कारण है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। मीथेन, अल्प मात्रा में विद्यमान लेकिन दीर्घ तरंगी विकिरणों का अच्छा अवशोषक है भाई। ये जो दीर्घ तरंगी किरणें हैं इनका अवशोषण करने में ये माहिर है। जिसे बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं ना, अभ्यर्थियों का तो नहीं बोलूंगा, बहुत सारे होते हैं जर्दा खाने में माहिर। ठीक वैसे ही जैसे आप वो जर्दे का स्टॉक करते हैं, मीथेन भी क्या करती है, ये दीर्घ तरंगी विकिरणें इनका अवशोषण कर लेती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC पहले अपने फ्रिजों में भरी जाती थी, वर्तमान में अच्छी क्वालिटी के 5 स्टार के जो है आने लगे फ्रिज, अब CFC गैस का उपयोग इनमें कम होता है, हरित गृह प्रभाव को बढ़ाने में अधिक योगदान देती है। ऐसे बोला जाता है कि इसका एक अणु किसका, ओजोन के कितने 3 लाख अणु को तोड़ता है। तो देखो भाई, ओजोन और नाइट्रस ऑक्साइड, अरे नाइट्रस ऑक्साइड वही गैस है जो हंसाने के काम आती है। कोई ऐसे बहुत हमेशा गम ही गम में रहता है, कोई किसी के गम में रहता है, कोई किसी के गम में रहता है, कभी हंसे नहीं। तो ये नाइट्रेट ऑक्साइड जो गैस है ना, उसको हल्का सा नाक के पास कर देना, वो हंसता रहेगा। मतलब ये ओजोन और नाइट्रेट ऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण हरित गृह गैसें हैं। ठीक है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन और नाइट्रेट ऑक्साइड ये क्या है, हरित गृह प्रभाव को बढ़ाने वाली गैस है। भूमंडलीय तपन के परिणाम, सिंपल सी बात है, तापमान में वृद्धि होगी। विगत 150 वर्षों में पृथ्वी की सतह का औसत तापमान बढ़ा है, 2100 तक लगभग 2 डिग्री सेल्सियस वृद्धि का अनुमान है। मतलब अभी क्या चल रहा है, 2025 चल रहा है और 26 लोड हो चुका है, आने वाला है। तो 2100 तक मतलब आप और हम भले ही रहे या नहीं रहे, लेकिन इस पृथ्वी का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। अब आप सोचेंगे सर 2 डिग्री सेल्सियस ही तो बढ़ेगा, AC बढ़ा देंगे 2। ऐसा नहीं होता भाई, संपूर्ण पृथ्वी पर यदि औसत तापमान की बात करें तो ये 2 डिग्री सेल्सियस जो है बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। इससे होगा क्या, अंटार्कटिका की जो बर्फ है वो पिघल के समुद्र में आएगी, और जैसे ही समुद्र में आएगी तो समुद्रों का जो सी लेवल है वो ऊपर बढ़ जाएगा, और ऊपर बढ़ जाएगा तो मुंबई जैसे जो तटों पर बसे हुए शहर है उसमें समा जाएंगे। हिमानियों का पिघलना, ठीक वही बात है, गर्मी के कारण हिमानियों और समुद्री बर्फ पिघलने लगेंगे, समुद्र तल में वृद्धि हो जाएगी। 21वीं सदी के अंत तक औसत समुद्र तल 48 सेंटीमीटर ऊंचा होने का अनुमान है। होगा क्या, इस यहां तक ये पानी प्रवेश कर जाएगा। तो पानी प्रवेश कर जाएगा तो ठीक अपन पढ़ते हैं ना कि इंदिरा पॉइंट 2004 की सुनामी, 26 दिसंबर 2004 की सुनामी में इंदिरा पॉइंट गायब हो गया था। ठीक है, ऐसे ही आने वाली पीढ़ियां पढ़ेगी कि ये तटीय किनारा गायब हो गया। प्राकृतिक आपदाएं आएगी, प्राकृतिक बाढ़ों की संख्या में वृद्धि, तटवर्ती क्षेत्रों पर खतरा बढ़ जाएगा। भूमंडलीय तपन के अन्य प्रभाव, स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा, जलवायु सीमाओं में परिवर्तन होगा, कृषि प्रतिरूप बदल जाएगा, पारितंत्र में परिवर्तन होगा। ठीक है भाई, आगे देखो महत्वपूर्ण तथ्य और आंकड़े की बात करें। भारत की औसत वार्षिक वर्षा 125 सेंटीमीटर, अधिकतम वर्षा मौसिनराम मेघालय 1080 सेंटीमीटर प्लस, संसार की सर्वाधिक बारिश 9 सेंटीमीटर, न्यूनतम बारिश कहां, जैसलमेर राजस्थान में। 64% जनसंख्या किस पर निर्भर, कृषि पर निर्भर। प्रमुख शब्दावली, मानसून क्या होता है भाई, ऋतु के अनुसार पवनों की दिशा में उत्क्रमण परिवर्तन क्या कहलाता है, मानसून कहलाता है। ITCZ मैंने बता दिया, दोनों ओर की व्यापारिक पवनें जहां अभिसरित होती है, टकराती है, वो वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, ITCZ कहलाता है। गर्मियों में उत्तरी गोलार्ध में खिसक जाता है, सर्दियों में दक्षिणी गोलार्ध में। मानसून प्रस्फोट का मतलब क्या है, मानसून से पहले अचानक भयंकर बारिश का आना मानसून फटना कहलाता है। मानसून विच्छेद, अरे बीच में 10 से 15
या 20 दिन का जो टाइम है जब बारिश अस्थायी तौर पे नहीं आती है, वो क्या कहलाता है? मानसून का विच्छेद कहलाता है। वृष्टि छाया ऐसा क्षेत्र जहां पर आर्द्र पवनें नहीं पहुंच पाती और पर्वतों के दूसरी ढाल विमुखी ढाल पर रहते हैं और सूखे रह जाते हैं, वो वृष्टि छाया प्रदेश कहलाते हैं। अल्नीनो प्रशांत महासागर में उष्ण जलधारा है, मैंने बताया था। ये कुछ नहीं है, प्रति विषुवतरेखीय धारा, विषुवतरेखीय धाराओं के उल्टे चलने वाली प्रति विषुवतरेखीय धारा, जब उसमें वेग ज्यादा होता है तो वो दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित पेरू के तट तक वो पहुंच जाती है। उधर से नीचे से आने वाली हम्बोल्ट की धारा को विस्थापित कर देती है और अपना वर्चस्व वहां पर दबा लेती है, तो वहां पर निम्न वायुदाब का केंद्र बन जाता है। इस कारण हवाएं ऊपर उड़ती है, पेरू के तट पर भयंकर बारिश करती है, लेकिन भारतीय मानसून को कमजोर कर देती है। एल नीनो बहुत अच्छी तरीके से पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा है। अभ्यास के लिए अच्छे पर्सन है भाई। अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र क्या है? तो विषुवत मतलब भूमध्य रेखा पर निम्न वायुदाब क्षेत्र, जहां व्यापारिक पवनें आपस में मिलती है, ऊपर उड़ जाती है, नीचे कैसा? निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है। मानसून प्रकोष्ठ क्या है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून का अचानक आरंभ होना, प्रचंड गर्जन और बिजली के साथ। पश्चिमी विक्षोभ क्या है? पूर्वी भूमध्य सागर, मैंने बहुत अच्छे से पिछली क्लास में पढ़ा रखा है। पूर्वी भूमध्य सागर से आने वाली शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, जो भूमध्य सागर से स्टार्ट होने के बाद भारत में ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से होता हुआ उत्तरी पश्चिमी भारत में पहुंचता है और बारिश करता है। हिमालय वाले क्षेत्र में बर्फ के रूप में बारिश करता है और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान वाले पार्ट में ये बारिश की बूंदों के रूप में। भारत की जलवायु में एकरूपता और विविधता की बात करें तो मानसूनी पवनों की व्यवस्था एकता प्रदान करती है, लेकिन तापमान और वर्षा में प्रादेशिक भिन्नताएं देखने को मिलती है। अध्याय का सारांश क्या है? भारतीय मानसून की जलवायु अपन ने पढ़ा, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक 4 ऋतु पढ़ी, वर्षा का वितरण पढ़ा, मानसून भारतीय जीवन की दूरी ये पढ़ा, 84% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, क्षेत्रीय विविधता में एकता, भूमंडलीय तपन का खतरा, कृषि अर्थव्यवस्था, जल संसाधन प्रबंध, आपदा प्रबंधन, सतत विकास, ये सारी चीजें अपन ने कवर करी। और आज के लिए इस क्लास में इतना ही। जुड़े रहे गोल गुरु एकेडमी के साथ, मिलते हैं नए टॉपिक, बहुत शानदार टॉपिक के साथ। जरूर बताना पूरी क्लास लेने के बाद, लाइक तो करना ही है, कमेंट करके बताना क्लास कैसी लगी। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।